जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारे सेशन चल रहे हैं बीपीएससी के लिए, यूपीटीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, और कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से काम नहीं हो पा रहा, तो प्लस अकेले काम करना पड़ता, आपके लिए स्लाइड्स बनानी पड़ती, पीपीटी बनानी पड़ती है, तो अभी 1-1.5 महीना थोड़ी सी दिक्कत होगी जब तक अकेले काम कर रहे हैं। जल्दी अपने पास एक अच्छी टीम होगी तो उतनी ही जल्दी आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए, आज की हमारी बीपीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 4, वही प्रैक्टिस सेट सीरीज़ ही है, मॉक टेस्ट सीरीज़ कह लो, प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कह लो। 3 हमने कर चुके हैं, चौथी की बारी है, पार्ट 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन रीड करिए आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं है, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर ये होने वाली है क्लास आपकी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने रखने की कोशिश करी है, ठीक। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक एक्सप्लेनेटिव वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाला है थ्योरी के रूप में, क्योंकि अक्सर आप लोग को यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, एथलीट की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को गतिमान करना, एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, एथलीट के अभिवृत्ति, आदत और वर्तन में परिवर्तन करना, या उपरोक्त में से एक में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? देखो, एथलीट की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को गतिमान करना, ये तो होता ही है। इसमें क्या पूछा है? नहीं है पूछा है ना। तो भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट तो फ़ायदा करता है। एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ बनाना, ये गलत पॉइंट होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल सपने के ही संदर्भ में थोड़ी होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन, अध्यापन, परिघटना है, और एक एथलीट के लिए उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए? शारीरिक अनुकूलन, स्वास्थ्य और सेहत, प्रदर्शन समृद्धि, उपरोक्त में से एक में से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रेनिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग टीचिंग फेनोमेनन एंड व्हाट आर हिज गोल्स फॉर द एथलीट? फिजिकल एडेप्टेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, एक एथलीट के लिए उसके क्या लक्ष्य हो सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस में से? क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रदर्शन समृद्धि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। प्रदर्शन समृद्धि, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। एक एथलीट का लक्ष्य मेन क्या होता है कि भाई वो जो भी कोई इवेंट खेले, कोई गेम में पार्टिसिपेट करे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो, वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि वो हमेशा फर्स्ट आए, हमेशा जीते, उसकी परफॉर्मेंस और दिन ब दिन अच्छी हो, यही उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खेल प्रशिक्षण एक माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? ठीक है, अ माइक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, ठीक है। पीरियडाइजेशन में तीन साइकिल्स थी, मीजो, माइक्रो, मैक्रो। उसमें से आपसे पूछ लिया है किसके बारे में? माइक्रो साइकिल, ठीक है। मीजो, माइक्रो, मैक्रो। इसमें से माइक्रो साइकिल जो होती है वो कितने टर्म की होती है? 12 महीने, 8 महीने, 10 महीने, या फिर 6 महीने? क्या होगा सही जवाब? पिछली क्लासेस में भी मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 12 मंथ, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है ये, 12 महीने का प्रशिक्षण होता है। सबसे लंबी अवधि जो माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल होती है, सबसे लंबी अवधि की होती है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी अवधि की ट्रेनिंग साइकिल होती है। इसमें आपकी होती है मीजो, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है। सर्किट ट्रेनिंग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सर्किट ट्रेनिंग मेथड? वॉल्डिमार ग्रेसलर ने, हैंस रेंडल ने, ईवी ऑकेन ने, या मॉर्गन एंड एंडरसन? ठीक है, चलो
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, सही जवाब पेपर में आता है ये क्वेश्चन, सभी के आंसर आने चाहिए, नाम में अक्सर कंफ्यूजन होती है। क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मॉर्गन एंड एंडरसन। ठीक है, मॉर्गन एंड एंडरसन, इन्होंने सर्किट ट्रेनिंग की स्थापना की थी। कब की थी, 1953, 1953। इसकी डेट को लेके भी बहुत सी कंफ्यूजन रहती हैं। चलो सही, 1953 में मॉर्गन और एंडरसन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी नोट रखिएगा। लीड्स विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से की थी, लीड्स यूनिवर्सिटी के मॉर्गन और एंडरसन द्वारा 1953 में इस मेथड का आविष्कार किया गया। ठीक है, और ये सभी व्यायाम एक परिधि की भांति दोहराए जाते हैं। इसमें सर्किट्स होती हैं, अलग अलग स्टेशंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेशंस होंगे आपके सामने इसमें। ठीक, स्टेशंस, अब जैसे छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, अलग अलग स्टेशंस बनाए जाएंगे, 8-10 स्टेशंस आपके बना दिए जाएंगे। और स्टार्टिंग में मान लो आपने यहाँ पर आपने जंपिंग की, ठीक है, यहाँ पर आपने लॉन्जिंग कर ली, यहाँ पर आपने अलग अलग एक्सरसाइजेस, ठीक है, चिन अप कर लिया। अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, ध्यान रखना है सर्किट ट्रेनिंग के अंदर। मॉर्गन एंड एंडरसन ने इसकी 1953 में इजाद किया था। अगला क्वेश्चन है, अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं, हाउ मैनी पीरियड्स कम अंडर पीरियडाइजेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने वाला सवाल है। हाउ मैनी पीरियड्स कम अंडर पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन के अंडर में कितने पीरियड्स होते हैं या कितने काल आते हैं, 2 आते हैं, 5 आते हैं, 3 आते हैं, 6 आते हैं। सभी के आंसर आने चाहिए, कितने आते हैं, बिल्कुल कितने आते हैं, 3 काल आते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए। ठीक है, 3 काल आते हैं आपके, प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज और ट्रांजिशन। देख लो, जो अवधिकालीनता में कितने काल आते हैं, 3 काल आते हैं, मेनली 3 आते हैं। द नंबर 1 इज प्रिपरेटरी पीरियड, तैयारी का काल, जब आप कंपटीशन से पहले का होता है। आप किसी कंपटीशन में जाने वाले हो तो उससे कंपटीशन से पहले की जो आप तैयारी करते हो, अपनी बॉडी को तैयार करते हो। प्रतियोगिता काल, इसके बाद आप कंपटीशन में उतर जाते हो, कंपटीशन खेलते हो, तो कंपटीशन पीरियड, उस समय जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है, संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड, कंपटीशन खत्म होने के बाद का आता है ट्रांजिशन पीरियड, उसमें आपको जो इंजरीज हुई हैं उसकी रिकवरी वगैरह होती है ना, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया सवाल, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक शक्ति, स्थिर लचीलता, सामंजस्य योग्यता, उपरोक्त में से एक ने दिया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको डेवलप करने के लिए की जाती है। पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग इज यूज टू डेवलप व्हाट, एक्सप्लोजिव पावर, स्टैटिक इलास्टिसिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ हार्मोनी, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर प्रकार के एग्जाम में ये सवाल आता ही आता है। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लोजिव पावर, आपकी विस्फोटक क्षमता को बढ़ाने के लिए पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग, या प्लायोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, या प्लायोमेट्रिक ही होगा, हो सकता है टाइपिंग में डिस्टर्ब हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग होती है, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है, इसको हम प्रतिक्रिया, ठीक है, रिएक्शनेबिलिटी मेथड, प्रतिक्रियात्मक विधि भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिक्रियात्मक विधि। ठीक है, बट मैक्सिमम यही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक, फालतू चीज़ें पढ़ने कोई मतलब नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है। ठीक है, शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है, पावर ऑफ एक्लिप्स इज द फास्टेस्ट। चलो, आइसोटोनिक एक्सरसाइज में, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज में या प्लायोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, पावर एक्लिप्स इज द फास्टेस्ट, शक्ति ग्रहण की, जो शक्ति ग्रहण
की स्थिति सबसे ज़्यादा तीव्रतम किस में होती है? आप पावर को अडॉप्ट कर रहे हो, उसकी ग्रहण की जो क्षमता होगी सबसे ज़्यादा किस में होती है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज में, पॉलीमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा सही जवाब? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के अंदर आपको शक्ति ग्रहण की जो तीव्रता होती है सबसे उच्च स्तर पे या सबसे तीव्रतम होती है, हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, सबसे तीव्रतम स्तर पे होती है, हाई लेवल पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक व्यायाम में सर्वप्रथम, आइसोटोनिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया था? ठीक है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आइसोटोनिक एक्सरसाइज? आइसोटोनिक एक्सरसाइज को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? डी लूने, ज्यूस, एलन सार्जेंट, अपोलो? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डी ल्यूने ने। डी ल्यूने भाई साहब ने आइसोटोनिक एक्सरसाइज से सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, उससे परिचय कराया था हम लोगों का, ठीक है, पब्लिक का। आइसोटोनिक एक्सरसाइज की बात करें तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती है? जिसे गतिशील या सहन शक्ति व्यायाम के रूप में भी जाना जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होती है? ये एक प्रकार की गतिशील या सहन शक्ति, ठीक है, एक गतिशील तो है, मूवमेंट में हो रही है, साथ ही आपके एंडोरेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती हैं उसके रूप में जाना जाता है। एक प्रकार का व्यायाम होता है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई को, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन यहीं पे होती है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंतर्गत जो मांसपेशियों की लंबाई होती है बदलते समय मांसपेशियों को निरंतर बल पर अनुबंधित करना शामिल होता है। जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आपकी जो मसल्स होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो शॉर्टन होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मसल्स की जो लेंथ होगी, मसल्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? शॉर्टन होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेंथन नहीं होगी, शॉर्टन होगी, ओके। एक्सरसाइज की बात करें तो जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं आप देख पा रहे होगे डायग्राम के अंदर, जैसे हम सिटअप्स लगाते हैं तो सिटअप्स के अंदर हमारी एक सिंपल सी पोजीशन है लाइन की, है ना, हम लेटे हुए हैं। जब हम सिटअप्स के लिए अप होते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती हैं? बढ़ेंगी कि छोटी हो रही हैं? भाई अंदर की तरफ आ रहा तो सिकुड़ ही रही ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होती है? लेंथ इनकी शॉर्टन होती है, छोटी होती है लंबाई मसल्स की, ध्यान रखनी। यहाँ पर भी आप देखो, जब हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, डंबल को जब हम ऊपर लेकर आते हैं तो हमारी जो बाइसेप्स की मसल होती हैं क्या होती हैं? लंबी होती कि छोटी होती? छोटी होती हैं, शॉर्टन होती हैं, ओके। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट पे ध्यान रखिएगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो डंबल्स में जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट जो होगी उसी में आपका ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? आइसोटोनिक हो जाएगा। वहीं अगर सिटअप्स की बात करें तो सिटअप्स में जब आप ऊपर की ओर आते हो इस पोजीशन में तो ये एग्जांपल आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी मसल्स क्या हो रही हैं? शॉर्टन हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, ठीक है। आता है ये सवाल एग्जाम में आपके। नेक्स्ट और पॉइंट्स हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज ढेरों हैं, अलग अलग है, जैसे आपके पुलअप्स हो गया, ठीक है, पुलअप्स, पुशअप्स, बाइसेप्स कर्ल हो गया, ट्राइसेप्स डिप्स हो गया, रेजिस्टेंस बैंड हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बैंड में आपका ये आ जाता है, ठीक। पुलअप्स में पुलअप्स हो गया, चलो पुलअप्स हो गया, बाइसेप्स कर्ल हो गया, ठीक है, लॉन्जेस हो गया। इस तरीके से जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, लॉन्ज फॉरवर्ड लॉन्जिंग कर रहे हो तब हो गया, ठीक है। ट्राइसेप्स डिप्स हो गई, बच्चा कर रहा है कितना प्यारा सा है। तो ये सारी क्या है? ये आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के एग्जांपल है जहाँ पर आपकी मसल्स इन एक्सरसाइज में आपकी मसल्स बढ़ती नहीं बल्कि उनकी लंबाई क्या होती है? शॉर्टन होती है, छोटी होती है, ओके। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन विजिबल है, ओके। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अगर आप कंफ्यूजन दूर कर लेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। यहाँ से सवाल आते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है? सपोज दैट मैं एक दीवार को धक्का दे रहा हूँ
अब धक्का दे रहा हूँ, दीवार तो जाएगी नहीं, तो मेरा हाथ जहाँ पर वहीं पर रहेगा, पावर खूब लगेगी, लेकिन दीवार भी वहीं है, मेरी मसल्स भी वहीं पर, तो वहाँ पर आपकी मांसपेशियों में दबाव तो पड़ेगा बट किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मसल्स डज नॉट शॉर्टन, आपकी मसल्स छोटी नहीं होती। वहीं आइसोटोनिक की बात करें तो मसल्स शॉर्टन होती हैं। जब डंबल आप भांजते हो, ऊपर की तरफ लाते हो, तो आपकी मसल्स छोटी होना स्टार्ट होती हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट फोर्स विदाउट शॉर्टनिंग फिक्स लेंथ। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपके बल के अगेंस्ट होता है। आप ताकत लगाते हो किसी बल के अगेंस्ट विदाउट शॉर्टनिंग, फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, एकदम मैं इस दीवार को धकेल रहा हूँ तो एकदम फिक्स लेंथ है, मेरा हाथ यहीं पे रहेगा, मांसपेशी ना बाहर जाएगी ना अंदर की तरफ आएगी, एकदम फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आइसोटोनिक की, तो शॉर्ट एंड अगेंस्ट फिक्स लोड, एक फिक्स लोड के अगेंस्ट आपकी जो मसल्स की लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टन हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। डज नॉट इन्वॉल्व जॉइंट मूवमेंट। आइसोमेट्रिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जॉइंट मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ आप ताकत लगा रहे हो लेकिन आपके जॉइंट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, स्टक हो जाती है। ठीक है, इन्वॉल्व जॉइंट मूवमेंट, आइसोटोनिक में जॉइंट मूवमेंट होती है। भाई हम डंबल कर रहे हैं या हम लॉन्जिंग कर रहे हैं तो क्या, और हमारे मूवमेंट पे जोर पड़ता, प्लस वो हमारी जॉइंट्स पे जोर पड़ेगा और वो मूव भी करते हैं। टेंशन इंक्रीजेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, आइसोमेट्रिक के अंदर टेंशन इंक्रीज होता है लेकिन इसमें टेंशन बरकरार रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइसोटोनिक के अंदर जो टेंशन होगा वो कैसा रहेगा, तनाव बरकरार रहता है। नो वर्क डन, इसमें किसी प्रकार का कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देगा। मैं दीवार को ढकेल रहा हूँ, अब दीवार सरकती तो दिखेगी नहीं, ना मेरे अंदर कोई चेंज आएगा, तो कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ताकत लगेगी, इसमें काम होता हुआ दिखेगा। मैं पुलअप्स कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी अप डाउन हो रही है, मेरे जॉइंट्स हिल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, इसमें वर्क डन होगा। ठीक है, लेस रिलीज ऑफ हीट, कम हीट रिलीज होती है, एनर्जी एफिशिएंस होती है, मोर हीट रिलीज एंड एनर्जी डेफिशिएंट होती है। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी नोट्स में ज़रूर रखिएगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं क्लियर कट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट अगेन, जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, वो किधर को बढ़ता है, आपके मस्तिष्क की तरफ, स्केलेटल मसल की तरफ, शरीर के निचले हिस्से की ओर, उपयुक्त में से एक अधिक या कोई भी नहीं। ब्लड फ्लो इंक्रीजेस वाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस टुवर्ड्स द ब्रेन, टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल, टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मोर देन वन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल हमारी स्केलेटल मसल की ओर, टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स। जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो कंकाल मांसपेशियां होती हैं, रक्त का ज़्यादातर जो बहाव होगा वो उधर पे ही होगा। अगर आप बैठे हुए हो तो आपका जो स्केलेटल मसल में लोअर पार्ट है उस पर जोर पड़ रहा है, यानी कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका जिधर ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो उधर की स्केलेटल मसल्स की ओर क्या होता है, ज़्यादा रक्त प्रवाह होता है। 10वां क्वेश्चन, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, परंतु उसमें कोई गति ना हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है। अभी बताया मैंने, दीवार को ठेल रहा था, ठीक है, ठेल तो रहा था, संकुचित थ्योरी, लेकिन कोई गति ना हो। इफ मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड बट देयर इज नो मूवमेंट इन देन कॉन्ट्रैक्शन मेथड इज कॉल्ड। चलिए बताइए, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? बिल्कुल क्या होगा, आइसोमेट्रिक। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट मसल्स के अंदर नहीं होती है। ठीक है, चलो आइसोमेट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो वही हो गया कि अब मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, दीवार को पुश करना हो गया, या इस पोजीशन में मैं खड़ा हो गया या बैठ गया, क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, और भी ढेरों एग्जांपल्स हैं। सेटअप्स की बात करें, सेटअप्स का उद्देश्य क्या होता है एक्चुअल में, पूछा गया है कई बार। पेट की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट के क्षेत्र की मुद्रा को बेहतर करना, उसकी पोजीशन को, चर्बी कम कर देना, उपरोक्त में से एक में से अधिक,
या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो मेन उद्देश्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। मेन सिटअप्स का मुख्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेट की शक्तियों में सुधार करना है। सो मैक्सिमम लोग उपरोक्त में से एक में से अधिक ठोक के चले आएंगे आंसर, ठीक है? नहीं, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा पेट की शक्तियों में सुधार, पेशियों में सुधार करना होगा। जो हमारी मसल्स होती हैं एब्डोमेंस की, उनको इम्प्रूव करना। ना एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? चलो बताओ। बॉल्सर, गर्शलर, मॉर्गन, हर्बर्ट रेंडेल या विंटर बॉटम? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा वो सवाल है, हु इन्वेंटेड प्रेशर ट्रेनिंग? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विंटर बॉटम। विंटर बॉटम ने प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था, किए रहें। कौन किए रहें? विंटर बॉटम किए रहें, ठीक है? किस पे पहुंच गए? 12वें पे, 13वें पे। अच्छा 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है? विच ट्रेनिंग इज यूज टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंडोरेंस? स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए कौन सी ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं? हम इंटरवल ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं या फार्टलेग ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं या सर्किट ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया? सर्किट ट्रेनिंग होगी भैया, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकत को इम्प्रूव करने के लिए हम सर्किट ट्रेनिंग का, स्ट्रेंथ एंडोरेंस सॉरी, ठीक है, ताकत, सहनशीलता, स्ट्रेंथ एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग का। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें अलग अलग स्टेशंस होते हैं। एक स्टेशन पर चिन अप किया, फिर बिना रुके दूसरे स्टेशन पर गए, पुशअप्स मार दिया, फिर अगले स्टेशन पे। इसमें रेस्ट नहीं होता। जब तक आपके हर स्टेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पुलअप्स मारे, यहाँ जंप की, यहाँ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मार दिया, पुलअप्स कर दिया, पुशअप्स कर दिया, क्या होगा? जान निकलनी चालू हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपका दमखम, क्या बोलेंगे उसको, ताकत, दमखम, ताकत, सहनशीलता, ठीक है? चलो सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन ज़रूरी होता है। देखो पेपर में अपने वार्मिंग अप, कूल डाउन, इन चीज़ों को पढ़ के जाना, ठीक है? यहाँ से सवाल आते हैं। तो कूल डाउन क्यों ज़रूरी होता है? ये ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, श्वास दर को सामान्य कर देता है, लैक्टिक अम्ल का स्तर घटा देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिड्यूस द लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड। जब आप कूल डाउन करते हैं तो आपके शरीर से जो दुग्धाम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो क्या हो जाता है? उसका स्तर को घटाने का काम कूलिंग डाउन करता है। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी गेम आपने लंबे टाइम तक खेला है तो आपको कूल डाउन ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी मसल्स के अंदर जितना भी लैक्टिक एसिड फैला हुआ वो जल्दी हट जाएगा, तो आपकी थकान उतनी ही जल्दी कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाने लग जाती है, ठीक है? वार्मिंग अप पढ़ लेना, वार्मिंग अप से क्वेश्चन आते हैं आपसे। और वार्मिंग अप ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल, यहाँ से सवाल आते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है? जनरल वार्मिंग अप, हम गेम खेलने से पहले अपना हाथ पैर हिला लिया, थोड़ी जॉगिंग शॉगिंग कर ली, शरीर को केवल गर्म करने के लिए होता है। ये बॉडी को केवल क्या करता है? गर्म करने के लिए होता है। स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या होता है? आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो, तब आपने बास्केटबॉल ली, सिर्फ ले अप शॉट ले रहे हो, 3 पॉइंट शूट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर गेम की स्किल से रिलेटेड। आपको कुश्ती लड़नी है तो आपका पैर और हाथों में ज़्यादा जोर लगता है, तो आप उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज कर रहे हो वो स्पेसिफिक वार्मिंग अप हो गया, ठीक है? आप हॉकी खेलने जा रहे हो तो आपने गोल पोस्ट के सामने हॉकी ली और धड़ाधड़ 100-200 गेंदें मार दी बॉल के अंदर, गोल के अंदर, वो क्या हो गया? हिटिंग की स्पेसिफिक वार्मिंग अप हो गया। आपने शरीर को, अपने अलग अलग जॉइंट्स को तैयार किया उस स्पेसिफिक गेम के लिए, ठीक है? ध्यान रखना है, आता है यहाँ से सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी व्यायाम से पहले, लो आ भी गया, वार्मिंग अप क्यों ज़रूरी है? चलो अभी बताया था मैंने, देखते हैं किसके किसके आंसर आते हैं। लचीला बढ़ाने के लिए, लचीलापन, हृदय गति को बढ़ाने के लिए, लैक्टिक अम्ल का स्तर घटाने के लिए, उपरोक्त में से एक में से अधिक या कोई भी
नहीं। वाई इज़ वार्मिंग अप इम्पॉर्टेंट बिफोर एनी एक्सरसाइजेस? बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई निम्नलिखित में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? चलो भैया, अगर 3000 मीटर की ऊंचाई पर आप हैं तो कौन सी स्किल आपकी इंप्रूव होगी? जंपिंग की क्षमता, कूदने की क्षमता बढ़ेगी, तेज़ धावन की क्षमता, बहुत तेज़ भागने लगोगे, लंबी दूरी की दौड़ में सहायता करेगी, उपरोक्त में से एक में से या कोई भी नहीं? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होई या क्या होगा? कल लग रहा है मैंने भोजपुरी पिक्चर देख ली, उसी का असर हो रहा है क्या? 16 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ गया सी? सी यहाँ पर है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लंबी दूरी की दौड़ इम्प्रूव होती है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दीवार को धक्का मारना एक उदाहरण है, अभी पीछे डिस्कस किया। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का, आइसोटोनिक एक्सरसाइज का, इसेंट्रिक एक्सरसाइज का, बैलिस्टिक एक्सरसाइज का? चलो बताओ फटाफट। जब हम दीवार को ढकेलते हैं तो क्या होता है? वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस थ्रो की क्रम को बेतरतीब ढंग से रखा गया, उसे सही क्रम में रखना। ये उलट पुलट दिया है। जब हम डिस्कस को फेंकते हैं चक्का तो उसको अलग पलग कर दिया, इसको हम सही सीक्वेंस में लाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। ठीक है, रोटेशन, रिलीज एक्शन, रिलीज स्टन्स, प्रीलिम्स या प्रीलिमिनरी स्विंग, प्रीलिमिनरी स्विंग क्या होगा सही जवाब? तो नंबर 1 पे आ जाएगा भैया आपका कौन सा? प्रीलिमिनरी स्विंग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका फिर रोटेशन, फिर आप घूमेंगे। ठीक है, स्विंग का मतलब क्या होता है? जब आप डिस्कस फेंकने जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? पहले स्विंग करते हैं बॉडी को हल्का हल्का, इधर ऐसे ऐसे करके, फिर क्या करते हैं? फिर रोटेशन करते हैं, 2 बार घूमते हैं जितनी आपकी क्षमता है। रोटेशन के बाद क्या होगा? अब जाहिर सी बात, जब घूम गए तो फेंके दोगे ना, तो फेंकना क्या होता है पता? रिलीज स्टांस, फेंकने की स्थिति में आ जाओगे, देन फिर क्या कर दोगे? फेंक दोगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन या स्वीकार करने को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, आता है। ओके, सुपर कंपनसेशन, क्या लिखा है? थर्मो रेगुलेशन, इंग्लिश पे जाओ। सुपर कंपनसेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्लीमेटाइजेशन या फिर फटीग, थकान? क्या होगा सही जवाब? कई बार पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल, क्या होगा? एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण को भार सहन करने को स्वीकार कर लेते हो, उसको अडॉप्ट कर लेते हो, तो वो प्रोसेस एक्लीमेटाइजेशन कहलाती है। चलो भाई, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायाम के कारण खिलाड़ियों में मांसपेशी बढ़ जाती है। खिलाड़ियों में पेशी मांस बढ़ जाता है, जो कि जाना जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस मसल्स मास इंक्रीजेस इन एथलीट्स विच इज़ नोन एज। जब आप लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायाम करते हो तो उसके कारण हमारी मसल्स में जो मस्कुलर मसल हमारी बढ़ जाती है, जिसे हम क्या जानते हैं? हाइपरप्लेशिया, मस्कुलर एट्रोपी, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर हाइपोट्रोपी। सब ऑस्टियोपोरोसिस तो एक हड्डियों की बीमारी है, इसमें हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? खोखली हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खोखली हो जाती है। ये तो होगा ही नहीं। हाइपरप्लेशिया नहीं, क्या? मसल हाइपरट्रॉफी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेशी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, उसी नाम से जानते हैं। ठीक, आई होप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जब थ्योरी क्लास हम लाएंगे तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।